हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने ज्योग्राफी सीरीज़ के बारे में बताया था कि हम ज्योग्राफी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा शेड्यूल भी बताया था कि कैसे कैसे हमको आगे बढ़ना है। यहाँ पर हम इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट स्टार्ट करेंगे। ये हमने बताया भी था कि जोग्राफिकल थॉट ही क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जोग्राफिकल थॉट में काफ़ी दिक्कतें आती हैं कैंडिडेट्स को। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, बायोजोग्राफी ये सब आसानी से कर लेते हैं। थॉट वाली यूनिट एंड जो भी ह्यूमन ज्योग्राफी का और पार्ट्स हैं उनको हम पहले कराएंगे, बाद में फिर फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ मूव करेंगे। ज्योग्राफिकल थॉट में एक फ्रेमवर्क बता देते हैं कैसे कैसे हम प्रोसीड करेंगे, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। टोटल 8 क्लासेस होंगी, 8-10 क्लासेस हो सकती हैं। ठीक है, 8-10 क्लासेस में हम यहाँ पर पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर पार्ट 1 की 2 क्लासेस होंगी। 2 क्लासेस में इसको कवर कर लेंगे। एंशियंट पीरियड पढ़ेंगे, इसमें ग्रीक्स, रोमन एंड डार्क एज पीरियड, ये हम फर्स्ट क्लास में देखने वाले हैं आज की क्लास में। देन सेकंड क्लास में एंशियंट इंडियन, अरब्स एंड जो डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशन हुए हैं वो हम सेकंड क्लास में यहाँ पर देखेंगे। 2 क्लास में हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, एंशियंट पीरियड। फिर हम आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे किधर, पार्ट 2 क्लासिकल पीरियड की तरफ। इसमें हम वारेनियस, कांट, हमबोल्ट, रिटर एंड डार्विन ये एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो क्लास 3 में हम क्लासिकल पीरियड को ख़त्म करेंगे। देन पार्ट 3 ये एक बड़ा टॉपिक है, मॉडर्न पीरियड। ठीक है, इसमें हम जितने भी स्कूल्स हैं वो देखेंगे। इसमें भी 2 क्लासेस हमारी रहेंगी। एक क्लास में हम जर्मन स्कूल और फ्रेंच स्कूल देखेंगे, फिर बची हुई ब्रिटिश, अमेरिकन, सोवियत ये एक क्लास में हो जाएगा। ठीक है, टोटल 5 क्लास में ये कवर इतना हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, पार्ट 4 डुअलिज्म एंड डायकोटोमी एक क्लास में कवर कराएंगे। एंड पार्ट 5 में क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड जो भी पैराडाइम्स रहे हैं ज्योग्राफी में वो यहाँ पर कवर करेंगे। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का बैकग्राउंड बताएंगे। ठीक है, बैकग्राउंड और इसके साथ जो भी और कॉन्सेप्ट हैं सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन आगे बढ़ेंगे, मॉडर्न थीम्स इन ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें हम पॉजिटिविज्म, प्रैग्मेटिज्म, फंक्शनलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म, मार्क्सिज्म, रेडिकलिज्म, बिहेवियरलिज्म एंड ह्यूमनिज्म ये सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 देखेंगे। देन इसके बाद एक क्लास में फेमिनिस्ट ज्योग्राफी जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। एंड लास्ट क्लास रहेगी हमारी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जितने भी हैं बुक्स हैं या स्टेटमेंट किसी ने दिए हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये 10 क्लासेस में ज्योग्राफिकल थॉट ख़त्म हो जाएगा। तो पेशेंस बनाकर आपको क्लासेस देखनी है। इसके बाद फिर हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कैसे हमें आगे बढ़ना है सारा यहाँ पर हमने ब्लूप्रिंट आपको बता दिया है कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम पार्ट 1 में देखेंगे क्या क्या बताया, जैसा कि ग्रीक्स, रोमन, डार्क एज ये हम क्या है आज की क्लास में तीनों पार्ट को देखेंगे। ग्रीक्स को पढ़ेंगे, रोमन्स को एंड डार्क एज को। सेकंड क्लास में इंडियन एंड चाइनीज ज्योग्राफर जो भी रहे हैं, अरब्स एंड डिस्कवरीज और एक्सप्लोरेशन देखेंगे। ठीक है जी, तो अब देखिए ग्रीक्स को पढ़ने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ग्रीक्स पर आएंगे तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। अब हम सीधा आए होमर के बारे में ही बताने लगें तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। अब थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, पहले ग्रीक्स से पहले ज्योग्राफी क्या थी। ज्योग्राफी की नॉलेज ऐसा नहीं था कि कोई बुक छपी हुई थी, ठीक है, या फिर कोई साइंटिफिक स्टडी हो रही थी। पहले क्या था, जो ज्योग्राफी की नॉलेज थी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर कर, अब मान लीजिए प्लेस ए है, प्लेस बी पर गए
तो बीच में जो भी चीज़ें दिखाई दी इनको यहाँ से यहाँ तक मूव करने में, तो इन्होंने क्या है एक्सप्लोर किया, इन चीज़ों को क्या है एक्सप्लोर किया। ठीक है, उसका क्या है एक चित्र बनाया, एक तरह से क्या है चित्र बनाया यानी कि मैप बनाया। एंड कुछ स्पेकुलेशंस, ठीक है, मीन्स स्पेकुलेशंस मतलब तुक्का लगाया कि ये हो सकता है या इस तरह से हो सकता है। जैसे पहले क्या बोलते थे कि जो पृथ्वी है वो सेंटर में है और बाकी अदर प्लेनेट पृथ्वी के चारों तरफ, सूरज भी, जो सूर्य है हमारा सन है, वो भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। लेकिन आगे आगे कॉन्सेप्ट फिर चेंज हुए। ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी से फिर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आई, फिर बताया गया कि सन क्या है सेंटर में है, बाकी अदर प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है स्पेकुलेशंस एक तरह से करते थे। ग्रीक को किसी ने बोला कि ग्रीक क्या है दुनिया का सेंटर है। तो अलग अलग यहाँ पर स्पेकुलेशंस दिए गए। तो ज्योग्राफी की नॉलेज कैसे एक्सप्लोरेशन, मैपिंग और स्पेकुलेशंस की हेल्प से आती थी। इसके बाद कंट्रीब्यूशन रहा अनेकों सिविलाइजेशंस का, जो सभ्यताएं रही उनका भी योगदान रहा है, जिसमें हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है, नाइल यानी कि नील सभ्यता है, एंड सुमेरियन। ये जितनी भी सिविलाइजेशंस थी इनका भी कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में रहा है। जैसे गीज़ा के पिरामिड हैं, किसके गीज़ा के पिरामिड। ठीक है, या आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखोगे, ठीक है, डॉकयार्ड देखने को मिलेंगे लोथल में। ठीक, और इसके अलावा जुते हुए खेत, कालीबंगन। तो ये जितनी भी सभ्यताएं हैं यहाँ से हमें ज्योग्राफी की नॉलेज देखने को मिलती है। अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सेटलमेंट पैटर्न आप पढ़ते हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखोगे घर या रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती थी, एंड घर एक पैटर्न में बने हुए थे, पूरे सेटल्ड थे, वेल सेटल्ड। तो यहाँ सभ्यताओं से भी हमें ज्योग्राफी की नॉलेज मिलती है। सुमेरियंस की बात करें, सुमेरियंस ने जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स वैली हैं इनके बारे में वर्णन है सुमेरियंस सिविलाइजेशन में। जो दजला और फरात हैं, दजला और फरात, ठीक है, दजला और फरात, इन्हें टिग्रिस और यूफ्रेट्स बोलते हैं। तो ये जो घाटियाँ हैं इनके बारे में सुमेरियन सभ्यता में, सुमेरियन सिविलाइजेशन में वर्णन किया गया है। ठीक है, डिस्क्राइब की गई है। अर्ली कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में किन किन का रहा। अब देखिए, ग्रीक से पहले हमने बताया था जियूस का रहा है, इजिप्शियन का रहा है, फिनोशियंस का रहा है। ठीक है, जो ये फिनोशियंस थे इनको नॉलेज थी, लेकिन इन्होंने अपनी नॉलेज को अपने तक ही रखा था, अपनी नॉलेज को अपने तक ही रखा। अब भैया जब तक आप अपनी नॉलेज को, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमें जो भी नॉलेज है आपको डिलीवर कर रहे हैं, आप उसको गेन करोगे, गेन करने के बाद फिर आप आगे भी किसी को पढ़ाओगे, तो नॉलेज ऐसे ही बढ़ती है। हमने भी किसी से नॉलेज, किसी टीचर से नॉलेज ली है, तो ये नॉलेज तभी बढ़ती है जब एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो ये क्या थे, जो फिनोशियंस थे, इनको कोई भी नॉलेज होती थी तो ये अपने तक ही सीमित रखते थे, आगे इन्होंने इस नॉलेज को डिलीवर नहीं किया। ठीक है जी, फिनोशियंस ने ऑक्यूपाई किया था एशिया माइनर को। जो फिनोशियंस थे इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था एशिया माइनर को। एशिया माइनर का जिक्र आगे तक आएगा, इसलिए हम क्लियर कर देते हैं। जो एशिया माइनर वाला क्षेत्र था, प्रेजेंट कोस्टल जो टर्की है, टर्की वाला क्षेत्र, लेबनन वाला, सीरिया, इजराइल वाला क्षेत्र, अभी यहाँ पर युद्ध की कंडीशन बनी हुई है इस क्षेत्र में, तो आप इसको मैप में देख सकते हैं इस क्षेत्र को। तो इसको एशिया माइनर बोला जाता था। तो इस क्षेत्र को कब्जा लिया था किसने, फिनोशियंस ने। ठीक है जी। अब देखिए, अगर एस्ट्रोनॉमी, जियोमेट्री और फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो ये कहाँ डेवलप हुई, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज, ये कहाँ ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी फ्लोरिश हुई, पर्शियन गल्फ और ब्लैक सी के बीच में जो जगह है, जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये डेवलप हुई एस्ट्रोनॉमी। क्योंकि आसमान यहाँ पर, जो आसमान है साफ रहता है,
आसमान साफ रहेगा तभी तो आप देख पाओगे, स्काई में क्लियर स्काई होगा तभी तो कोई खोज कर पाओगे। देखकर आंखों से देखा, टेलीस्कोप से देखा, तभी तो कुछ बता पाओगे कि ये स्टार है या ये प्लैनेट कोई सा चमक रहा है। नीचे से भी चमक जाते हैं, अगर आप देखोगे प्लैनेट भी चमक जाते हैं, स्टार्स चमकते हैं, बादलों को देखते हैं। तो ये जो एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज है ये फ्लोरिश हुई पर्शियन गल्फ और ब्लैक सी के जो लैंड है उसके बीच में। ज्योमेट्री कहाँ पर फ्लोरिश हुई? जो फर्टाइल लैंड है नाइल वैली की, नील सभ्यता की, वहाँ पर ये ज्योमेट्री फ्लोरिश हुई। ठीक है, इसका ज्ञान यहाँ से इसके ज्ञान की उत्पत्ति नाइल रिवर से, नाइल वैली के आसपास वाले क्षेत्र से हुई। एंड फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो ये ग्रीस से, ग्रीस ठीक है, जो कि यूरोप में एक कंट्री है। ठीक है, अभी ग्रीक ज्योग्राफर पढ़ेंगे और विस्तार से बता देंगे। फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ क्यों डेवलप हुई? क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग अलग फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। आपको नदियाँ देखने को मिलेगी, माउंटेन देखने को मिलेंगे, प्लेन एरिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो फ्लोरिश हुई ग्रीस में। क्लियर? ज्यूज की एक रिलीजियस बुक है, ये नाम याद रख लेना, द ओल्ड टेस्टामेंट। ये रिलीजियस बुक है किसकी? ज्यूज की, ये ध्यान रखना। ठीक जी, यहाँ तक कोई क्लियर? ये था एक बैकग्राउंड। अब देखते हैं हम ग्रीक्स को। अब देखिए ग्रीक्स, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो पॉइंट 1 लिखा हुआ है हमने, ये क्वेश्चन पूछा गया है DSSB PGT में, DSSB PGT में। जो ग्रीक्स का टाइम पीरियड है या गोल्डन एज ऑफ ग्रीक्स है, ये 5th सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी BC के टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ ग्रीक्स बोलते हैं। ध्यान रखना है, 5th सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी BC। आगे एक और क्वेश्चन आएगा, डार्क एज का टाइम पीरियड भी पूछा है, डार्क एज का टाइम पीरियड पूछा है UPPGT एग्ज़ाम में, तो वो भी हम आपको बताएंगे। जो भी टाइम पीरियड आपको बताएं वो आप अपने नोट्स में लिख लेना है। या आपको नोट्स चाहिए तो हम पहले भी बता चुके थे, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रत्येक यूनिट 299 रुपये की, और पूरे नोट्स लेने हैं तो आपको 2999 में कंप्लीट नोट्स दे दिए जाएंगे। तो आप फिर अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर एक ही यूनिट लेनी है तो 299 में आप ले सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अपने पॉइंट पर आते हैं। गोल्डन एज ऑफ ग्रीक्स का टाइम पीरियड याद रखना है, 5th सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी BC। ग्रीक्स पायनियर रहे हैं मैनी ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी में। अब देखिए इनको एस्ट्रोनॉमी की भी नॉलेज थी, एस्ट्रोनॉमी की, एंड इनको फिजिकल ज्योग्राफी की नॉलेज थी। ठीक है, मैथ्स की नॉलेज थी। जैसे जैसे हम एक एक पढ़ेंगे, होमर के बाद थेल्स आए, थेल्स को क्या है? मैथ्स की नॉलेज थी। तो इनका अलग अलग जो भी ज्योग्राफी की ब्रांचेस हैं उनमें इनकी कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन रहा है ज्योग्राफी में। बोरोड मैनी कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इन्होंने देखिए नॉलेज, जैसा कि हमने बताया, नॉलेज एक जगह से दूसरी जगह तक फैलती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है। ठीक है, तो ऐसे ही ग्रीक्स थे। ग्रीक्स ने कुछ कॉन्सेप्ट बोरो किए, किन से? जैसे कॉन्सेप्ट कौन कौन से? एस्ट्रोनॉमी, जियोमेट्री, मैथमेटिक्स, ये इन्होंने इजिप्शियंस, कैल्डेनियंस, सुमेरियंस, एसीरियंस, इन लोगों से ली। तो हमने बताया था इजिप्शियंस के बारे में, सुमेरियंस के बारे में। तो इनसे ये इन्होंने कॉन्सेप्ट एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री, मैथ्स के कॉन्सेप्ट बोरो किए। क्लियर? अब देखिए ग्रीस में जो फिजिकल ज्योग्राफी है क्यों डेवलप हुई? एक तो ग्रीस की लोकेशन इतनी अच्छी है कि दोनों तरफ क्या है? एजियन सी है। अगर आप मैप देखोगे, अभी फ़ोन आपके पास है तो उसमें सर्च कीजिए ग्रीस, जब देखोगे दोनों तरफ एजियन सी है। तो माउंटेन्स है, अब देखिए हिली कंट्री है, पीक हैं यहाँ पर, किससे? बर्फ़ से ढके हुए पीक हैं, रिवर्स हैं, बहती हुई रिवर्स, स्ट्रेट्स हैं, जलधाराएं हैं, पोर्ट्स हैं, हार्बर्स हैं। तो भैया इतनी चीज़ें होंगी, जब विविधता होगी, डाइवर्सिटी होगी,
तो यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी डेवलप हुई। तो यही मेन रीज़न है, जो ग्रीस की लोकेशन है वो, एंड यहाँ पर अनेकों स्थलाकृति देखने को मिलती हैं, जिस वजह से फिजिकल ज्योग्राफी ग्रीस में डेवलप हुई। ठीक है जी। अब देखिए ग्रीस में इन दो लोगों का भी योगदान रहा है, एक हन्नो का एंड एक अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, ये भी हम देखेंगे, सिकंदर को भी पढ़ेंगे। अब देखिए सिकंदर किधर की तरफ आए, सिकंदर आए ईस्ट की तरफ। अब ये ग्रीस है, मान लीजिए ग्रीस है, ग्रीस से ईस्ट की तरफ कौन आए, सिकंदर जीतते हुए एशिया माइनर को जीतते हुए फिर आगे बढ़े। तो ये कहाँ तक, भारत तक सिकंदर आ गया था। ठीक है, उसके बाद वापस लौट गया क्योंकि पार नहीं कर पाया, सेना थक चुकी थी, यही बताते हैं हिस्ट्री में। और फिर वो वापस हो गया एंड बेबीलोन में डेथ हो गई थी। और वेस्ट की तरफ कौन गया, हन्नो गया, जो वेस्टर्न कोस्ट है लीबिया अफ्रीका का। ठीक है, बताएंगे अफ्रीका को लीबिया भी कहा जाता था, जब हेरोडोटस को पढ़ाएंगे ना तब क्लियर कर देंगे। तो हन्नो वेस्ट की तरफ गए, अलेक्जेंडर ईस्ट की तरफ। अब ग्रीक देखते हैं एक एक कर कर। पहले हम होमर पढ़ेंगे, फिर थेल्स, अनेक्जिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, प्लेटो, अरिस्टोटल, अलेक्जेंडर, हिपार्कस, पोसिडोनियस। ये 11 जोग्राफर हम पढ़ेंगे ग्रीक्स के। उसके बाद 4 पढ़ेंगे हम रोमन्स के, 4 पढ़ेंगे किसके, रोमन्स के। ये जो 11 जोग्राफर हैं ये ग्रीक्स के हैं, 4 रोमन्स के। रोमन्स में हम कौन कौन देखेंगे, स्ट्रैबो देखेंगे, स्ट्रैबो, टोलमी, पंपोनियस मेला एंड प्लिनी, पंपोनियस मेला एंड प्लिनी द एल्डर। ठीक है जी, प्लिनी। इन चारों को हम कहाँ पढ़ेंगे भैया, रोमन्स में। ठीक है जी। तो 11 पढ़ेंगे हम ग्रीक्स में एंड 4 पढ़ेंगे रोमन्स में। नाम देख लेना है, होमर, थेल्स, अनेक्जिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज, प्लेटो, अरिस्टोटल, अलेक्जेंडर, हिपार्कस, पोसिडोनियस एंड रोमन में स्ट्रैबो, टोलमी, पंपोनियस मेला, प्लिनी। तो देखते हैं अब होमर के बारे में। होमर की बात करें तो होमर एक ग्रीक पोइट। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है, एक ग्रीक पोइट है। इन्होंने बुक लिखी, कौन सी बुक लिखी, इलियाड और ओडिसी। पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर राम कथा नहीं लिखी है, पूरा थ्योरी नहीं लिखी है, एग्जाम ओरिएंटेड जो भी फैक्ट्स हैं सारे फैक्ट हमने यहाँ पर लिखे हैं। समझाते रहेंगे क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आपको कोई दिक्कत ज्योग्राफिकल थॉट में नहीं आएगी। होमर ग्रीक पोइट हैं, बुक इलियाड ओडिसी, जिसमें ट्रोजन वॉर के बारे में इन्होंने लिखा है। ट्रोजन वॉर का कभी टाइम पीरियड पूछे तो बता देना है। 1280 से 1180 बीसी के बीच का टाइम पीरियड है ट्रोजन वॉर का। बुक याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, इलियाड और ओडिसी। जो होमर है, होमर ने अर्थ को क्या है, सर्कुलर फॉर्म में बताया। सर्कुलर फॉर्म में इन्होंने बोला, होमर ने, जो अर्थ है वो सर्कुलर है, एक वृत्त की तरह है, एक वृत्त की तरह है। सर्कुलर फॉर्म में इन्होंने क्या है, अर्थ को बताया कि अर्थ क्या है, सर्कुलर है। ठीक जी। स्काई को इन्होंने, आसमान को क्या बताया, आसमान क्या है, स्काई एज अ सॉलिड कॉनकेव सरफेस। ठीक है, जो स्काई है एक कैसा है, सॉलिड कॉनकेव, कॉनकेव मिरर की तरह है, जैसे कॉनकेव मिरर होता है ना, तो कॉनकेव सरफेस है। अब ये क्या है, एक्सटेंड टू अर्थ। अब ये इक्वल है किसके, अर्थ के। जैसे ये अर्थ है, सर्कुलर है, एंड ऊपर क्या है, स्काई है। और ये टिका हुआ है किस पर, टॉल पिलर्स पर। किस पर टिका हुआ है, टॉल पिलर्स पर। और वो टॉल पिलर्स क्या बताए, एटलस माउंटेन है। किसने, होमर ने। ध्यान रखना है, जो टॉल पिलर्स हैं वो क्या है, एटलस माउंटेन है। ठीक जी। अब इन्होंने बोला सन क्या है, सन रोज करता है, मतलब निकलता है किससे, ओशियन से। ये ओशियन है, डेली बेसिस पर सन यहाँ से निकलता है। ठीक है, सन निकलता है और फिर सन क्या है, डूब जाता है। जब ऊपर आता है तो दिन
और जब डूब जाता है तो रात हो जाती है। ठीक है, बाहर निकलता है। अब देखिए उन्होंने अपने हिसाब से उस टाइम के हिसाब से बताए, हालांकि अब बोलोगे ये तो सारी चीज़ें गलत हैं, तो ये उस टाइम की बातें हैं, तो इसलिए ये पढ़ना है, पूछ सकते हैं। सन रोज आउट ऑफ द ओशियन स्ट्रीम एंड अगेन सैंक इनटू द सेम इट्स सेटिंग। ठीक है, निकलता दिन जब निकलता है बाहर ओशियन स्ट्रीम से तो दिन, और जब डूब जाता है रात हो जाती है। स्टार भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो तारे हैं तारे भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात 4 विंड, जो होमर ने 4 विंड्स के बारे में बताया, ये इम्पोर्टेंट है। 4 विंड बोरस, यूरस, नोटस, जेफरस। बोरस, यूरस, नोटस, जेफरस, चारों विंड याद रखनी है। ट्रिक इस तरह से बता देते हैं। अब देखिए जोग्राफर डायरेक्शन आपको पता है, नॉर्थ ऊपर होती है, वेस्ट लेफ्ट साइड में है, ईस्ट राइट साइड में, और साउथ नीचे की तरफ है। इनको याद कैसे करना है, और क्रम से याद रखना है। बोरस, यूरस, नोटस एंड जेफरस। तो बोरस नॉर्थ में रखनी है, बोरस नॉर्थ में रखनी है। बी लेटर पहले आता है, बी के बाद फिर आता है अल्फ़ाबेट ई के बाद अल्फ़ाबेट एन आता है एंड जेड आता है। तो बी ई एन जेड, तो पहले एन नॉर्थ में बोरस रखना है, फिर इनको क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाओगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। बोरस, फिर यहाँ आएगा नोटस, सॉरी नोटस नहीं, यूरस, बोरस, यूरस, नोटस, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एंड जेफरस। ठीक है, जेफिरस। क्लियर। ऊपर रखोगे बोरस, यूरस, नोटस, जेफरस, ऐसे चारों याद रखना है। बोरस नॉर्थ में है, यूरस ईस्ट में है, नोटस साउथ में एंड जेफरस वेस्ट में। जो ऊपर की तरफ है स्ट्रॉन्ग और कूल विद क्लियर स्काई। ठीक है, कूल विंड कौन सी इनमें, बोरस है, याद रखना है। ऊपर की तरफ कूल विंड है, ऊपर की तरफ कूल विंड है, ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ कूल विंड है, स्ट्रॉन्ग एंड कूल विद क्लियर स्काई। और यूरस कैसी है, वार्म और जेंटल। वार्म और जेंटल कौन सी है, यूरस है, वार्म एंड जेंटल। ठीक है जी। एंड नोटस जो है, नोटस वेट और समटाइम वायलेंट। ठीक है, जो नोटस है वो क्या है, साउथ डायरेक्शन में है, नोटस साउथ में वेट और समटाइम्स वायलेंट। एंड जेफरस है ये ड्रीडी बाल्मी विद गेल फोर्स। तो इस तरह से मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा गया है, बार बार पूछ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन को, इसलिए आप तैयार रहें। होमर से क्या क्या पूछा जाता है, एक तो बुक पूछी गई है, ठीक है जी, और एक विंड पूछी गई है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। चारों बोरस, यूरस, नोटस, जेफरस। ऊपर की कूल होती है, फिर वार्म होती है ईस्ट, फिर वेट होती है, एंड ये ड्रीडी होती है जेफरस। तो ये ध्यान रखना है। क्लियर। अब होमर के बाद आते हैं थेल्स। थेल्स की अगर बात करें तो थेल्स क्या एक प्रैक्टिकल बिजनेसमैन थे। ठीक है, थेल्स का योगदान ज्योग्राफी से ज़्यादा इनका योगदान किस में रहा है, इनका योगदान मैथ्स में रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है थेल्स के बारे में। प्रैक्टिकल बिजनेसमैन, रहने वाले कहाँ के थे, मिलेटस के। अब मिलेटस कहाँ पर है, अगर आज प्रेजेंट टर्की देखें, प्रेजेंट टर्की, उसमें क्या है, मिलेटस था। एंड ये कहाँ के रहने वाले थे, मिलेटस के। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अटपटे से क्वेश्चन। ठीक है, इन्होंने सोल्व किए मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। अब थेल्स थ्योरम पढ़ते हैं आप जियोमेट्री में, अगर आपने 9th क्लास में मैथ्स पढ़ा था तो वहाँ पर आप थेल्स थ्योरम देखते थे। तो जैसा कि हमने बताया इनका योगदान ज्योग्राफी में कम, जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा देखने को मिलता है। ज्योग्राफी में इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा वो ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन है ये जिन्होंने क्या किया, फर्स्ट पर्सन टू इनिशिएट मेजरमेंट ऑफ अर्थ। जो पृथ्वी है, पृथ्वी को मेजरमेंट करने की कोशिश की। डायग्राम थोड़ा बिगड़ गया। ठीक है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी को इन्होंने क्या है मेजरमेंट करने की कोशिश की। एंड ट्राई टू लोकेट थिंग्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर चीज़ों को लोकेट कर कर इन्होंने दिखाया।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। थेल्स पहले पर्सन है जिन्होंने क्या किया, जो अर्थ की मेजरमेंट है उसे मापने की कोशिश की और जो अर्थ का सरफेस है उस पर चीज़ों को लोकेट करने की भी कोशिश की। ही विजुअलाइज अर्थ एज अ डिस्क फ्लोटिंग इन वाटर। इन्होंने कैसे दिखाया कि डिस्क की तरह जो अर्थ है वो एक तस्तरी की तरह है, तस्तरी की तरह है जो पानी में फ्लोट कर रही है। तस्तरी नुमा बताया, जैसे तस्तरी होती है, इन्होंने इस तरह से बताया, ठीक है। और कहाँ फ्लोट कर रही है, पानी में। और जो होमर थे उन्होंने सर्कुलर बताया अर्थ को। ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। होमर ने पृथ्वी को सर्कुलर बताया, थेल्स ने डिस्क की तरह बताया जो कि पानी में फ्लोट कर रही है। मिलेटस मेजर सेंटर था ट्रेड और कॉमर्स का उस टाइम पर, ध्यान रखना। मिलेटस अगर आज का प्रेजेंटर की देखें तो ये जगह यहाँ पर है। क्लियर। थेल्स के बारे में कोई दिक्कत, होमर, थेल्स, इनमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है जी। अब चलते हैं अनेक्जिमेंडर की तरफ। अनेक्जिमेंडर ये शिष्य थे किसके, थेल्स के, ठीक है, ध्यान रखना है। थेल्स के शिष्य कौन थे, अनेक्जिमेंडर। क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी नेट में सीधा सीधा। अनेक्जिमेंडर किसके चेले, शिष्य, थेल्स के। एंड अनेक्जिमेंडर के 2 और शिष्य आएंगे जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। थेल्स, इनके शिष्य कौन, अनेक्जिमेंडर। एंड अनेक्जिमेंडर के 2 शिष्य हुए, एक पाइथागोरस और एक अनेक्जिमीनीज। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में, ध्यान रखना है। थेल्स, अनेक्जिमेंडर, पाइथागोरस और अनेक्जिमीनीज। तो देख लेते हैं अनेक्जिमेंडर के बारे में, ठीक है। इनको फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी और फाउंडर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी बोला जाता है। कॉस्मोलॉजी के फादर एंड एस्ट्रोनॉमी के फाउंडर कौन, अनेक्जिमेंडर। इनका योगदान कॉस्मोलॉजी में ज़्यादा रहा है, जो खगोल विज्ञान है उसमें ज़्यादा रहा है। He explained how the 4 elements are formed and how earth landforms are formed through their interaction। अब देखिए, अनेक्जिमेंडर ने 4 तत्वों की बात की, 4 एलिमेंट्स की बात की, जिसमें क्या है, एयर है, वाटर है, एयर, वाटर, फायर और अर्थ। इन ये 4 एलिमेंट्स कैसे बने, अनेक्जिमेंडर ने एक्सप्लेन किया। और इनके इंटरेक्शन से कैसे अर्थ के लैंडफॉर्म बने, ये भी किसने बताया, अनेक्जिमेंडर ने, ठीक है जी, ध्यान रखना है। अनेक्जिमेंडर ने एक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम निमोन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, हु इंट्रोड्यूस एन इंस्ट्रूमेंट निमोन, ठीक है, नाम पूछ लिया जाता है अनेक्जिमेंडर, ठीक है। यह अनेक्जिमेंडर ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस किया, 4 इंस्ट्रूमेंट दे देंगे फिर पूछ लेंगे क्वेश्चन, ठीक है जी, ध्यान रखना है, निमोन, ठीक। थंडर एंड लाइटनिंग, देखिए ये कोई कॉस्मोलॉजिकल या डिवाइन कोज नहीं है। अनेक्जिमेंडर ने बोला जब एलिमेंट्स का इंटरवेंशन होता है, एलिमेंट्स आपस में टकराते हैं एक दूसरे से, तब क्या है, थंडर और लाइटनिंग होती है। ये कोई डिवाइन कोज नहीं है, ठीक है। ये किसने बोला, अनेक्जिमेंडर ने। ही वॉज द फर्स्ट हु प्रिपेयर्ड अ वर्ल्ड मैप टू स्केल, पहले इंसान है अनेक्जिमेंडर जिन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया, ठीक है। हु प्रिपेयर्ड अ वर्ल्ड मैप टू स्केल, ठीक है, और माप कर एक तरह से, इधर उधर की बात न कर कर की इस तरह से। तो अनेक्जिमेंडर ने वर्ल्ड का पहला मैप प्रिपेयर किया, ध्यान रखना है। इन दिस मैप, इन्होंने इस मैप में क्या बताया, यूरोप को सेंटर बोला। यूरोप इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप क्या है, दुनिया का सेंटर है। मैप वो सर्कुलर एंड बाउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियन रिवर्स, तो मैप कैसा था, सर्कुलर था और चारों तरफ से ओशियन रिवर से बाउंड है, ठीक है जी। सेंटर किसको बताया, यूरोप को। किसने बनाया ये मैप, अनेक्जिमेंडर ने, ये हम बता चुके। थेल्स इनके गुरु थे और 2 शिष्य थे अनेक्जिमेंडर के, पाइथागोरस और अनेक्जिमीनीज। अब चलते हैं हिकेटियस की तरफ। हिकेटियस, इनकी बुक इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैस पीरियोडस किसकी बुक है,
ठीक है। जैस पीरियोडस किसकी बुक है? हिकेटियस की। इसमें इन्होंने अर्थ का डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। इसमें इन्होंने अर्थ के बारे में बताया, ठीक है। जैस पीरियोडस बुक का नाम ध्यान रखना है। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोला जाता है? हिकेटियस को बोला जाता है, ध्यान रखना है। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन? हिकेटियस, ठीक। हिकेटियस ट्रेवल्ड द देन नोन वर्ल्ड। हिकेटियस क्या थे? एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे और जो भी लोग मिलते थे उनसे क्या है ये पूछते थे, नॉलेज गेन करते थे, ठीक है, चीज़ों के बारे में फिर रिसर्च करते थे, ठीक है। ये क्या है? हिकेटियस ट्रेवल्ड करते थे उस टाइम पर, ठीक है। कंसल्ट विद, जैसा कि हमने बताया, कंसल्ट करते थे लोगों से जो भी उनसे मिलते थे। कंसल्ट विद मर्चेंट्स एंड ट्रैवलर्स, ठीक है। जो मर्चेंट्स या ट्रैवलर्स जो भी रास्ते में मिलते थे उनके साथ क्या है बातचीत करते थे, उससे ये चीज़ों का पता लगाते थे हिकेटियस। हिकेटियस गिव्स अ जनरल सर्वे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हिकेटियस ने दुनिया का जनरल सर्वे दिया, ठीक है। और पेरिप्लस देखिए इम्पोर्टेंट है, जैसे निमोन इंस्ट्रूमेंट बताया था अभी एनेक्सिमेंडर में, ऐसे ही हिकेटियस में पेरिप्लस जगह के बारे में पूछ सकते हैं। पेरिप्लस क्या है इस तरह से पूछ सकते हैं। तो ये क्या है जो लैंड है? कोस्टल सर्वे, द कोस्टल सर्वे, जो इन्होंने सर्वे किया था कोस्टल एरियाज का, उसको पेरिप्लस बोला। क्या बोला? पेरिप्लस। पेरिप्लस का मीनिंग क्या है? द कोस्टल सर्वे, ठीक है जी। किसने किया है? हिकेटियस ने। हिकेटियस मैप वॉज बेस्ड ऑन मैप ऑफ अनेक्सिमेंडर। जो हिकेटियस का मैप था वो किस पर बेस्ड था? अनेक्सिमेंडर के मैप पर, ठीक है। जो हिकेटियस का मैप था, अनेक्सिमेंडर का जो मैप था जिसमें यूरोप को सेंटर बताया अनेक्सिमेंडर ने, तो उसी के बेस पर हिकेटियस ने भी मैप प्रिपेयर किया। हिकेटियस की दो बुक थी, सॉरी बुक तो एक, वर्क तो एक ही था लेकिन दो पार्ट में डिवाइडेड थी, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड, जो जैस पीरियड्स थी दो पार्ट में डिवाइडेड थी। बुक 1 अबाउट जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ यूरोप, बुक 1 में यूरोप के बारे में लिखा, एंड बुक 2 में लीबिया के बारे में। लीबिया इन्होंने अफ्रीका प्लस एशिया को लीबिया बोला, ठीक है जी। बुक 1 में यूरोप के बारे में लिखा एंड बुक 2 में लीबिया के बारे में। लीबिया यानी कि जो प्रेजेंट अफ्रीका और एशिया है उसको उन्होंने लीबिया बोला, ठीक है। और जो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ यूरोप में किसके बारे में बताया? नियर द हेड ऑफ एड्रियाटिक सी ही प्लेस्ड स्त्री ट्राइब। जो एड्रियाटिक सी है, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने किसको रखा? स्त्री ट्राइब को। एंड जो लीबिया है यहाँ पर इन्होंने बताया एशिया माइनर के बारे में। एंड मेडिया लैंड, ये इंपॉर्टेंट है, मेडिया लैंड। मेडिया लैंड कहाँ पर है ये किसने बताया? हिकेटियस ने। मेडिया लैंड वो जगह है जो कैस्पियन सी और गल्फ ऑफ पर्शिया के बीच में जो जगह है उसको इन्होंने मेडिया लैंड बोला, ध्यान रखना है। मेडिया लैंड कैस्पियन सी और गल्फ ऑफ पर्शिया के बीच में जो जगह है हिकेटियस ने उसको मेडिया लैंड बोला। क्लियर? अब आते हैं हेरोडोटस की तरफ। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, ठीक है जी। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री, इनको इतिहास का जनक बोला जाता है। इतिहास का जनक किसको? हेरोडोटस को। ही प्लेस्ड हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ जोग्राफिकल सेटिंग, ठीक है। इन्होंने हिस्ट्री और जोग्राफी को क्या है एक इनके बीच में संबंध बताया कि हिस्ट्री और जोग्राफी के बीच में संबंध है, ठीक है। ही प्लेस्ड हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ जोग्राफिकल सेटिंग। तो इनकी एक लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्टेटमेंट है किसकी? हेरोडोटस की। ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जोग्राफिकली एंड ऑल जोग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। मीन्स जो हिस्ट्री है, ठीक है, ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जोग्राफिकली। तो हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हो उसको क्या है ज्योग्राफी के साथ रिलेट कर कर पढ़ना है, ठीक है। एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। तो देखिए कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में यह है कि हिस्ट्री के बिना ज्योग्राफी अधूरी है एंड ज्योग्राफी के बिना हिस्ट्री अधूरी है। अगर आप टाइम पीरियड देखने लगें ज्योग्राफी में तो हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, एंड आप हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ते हो आईवीसी वगैरह
तो ज्योग्राफी की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये किसकी लाइन है? हेरोडोटस की। ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर हु ट्राई टू ड्रॉ अ मेरिडियन ऑन वर्ल्ड मैप। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। पहले स्कॉलर हैं जिन्होंने वर्ल्ड मैप पर मेरिडियन खींचने की कोशिश की, मेरिडियन ड्रॉ करने की कोशिश की। ठीक है जी, ध्यान रखना है। किसने? हेरोडोटस ने। ही रिगार्डेड द कैस्पियन सी एज एन इनलैंड सी। इम्पोर्टेंट है, इन्होंने कैस्पियन सी को इनलैंड सी बताया। कैस्पियन सी को क्या बताया? इनलैंड सी बताया। किसने? हेरोडोटस ने। ही ट्राइड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड मूवमेंट ऑफ विंड्स। तो इन्होंने संबंध बताया किसके बीच में? टेम्परेचर और जो विंड का मूवमेंट है इसके बीच में। ठीक है जी, किसने? हेरोडोटस ने। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्कॉलर हु डिवाइडेड द होल वर्ल्ड लैंड मास इनटू 3 कॉन्टिनेंट। पूछ लिया जाता है। अनेक्सिमेंडर ने जो अपना मैप बताया उसमें यूरोप को सेंटर बताया, लेकिन पहले ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने क्या है, वर्ल्ड मैप को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक यूरोप, एक एशिया और एक अफ्रीका। यूरोप, एशिया, अफ्रीका 3 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करने वाले पहले स्कॉलर हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। नाम याद रखना है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? साइज ऑफ यूरोप, जो यूरोप का साइज है वो इक्विवेलेंट है एशिया और अफ्रीका को मिलाकर। ध्यान रखना है, जो यूरोप का साइज है वो इक्विवेलेंट है एशिया और अफ्रीका। अब मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसमें एक हिस्सा क्या है? मान लीजिए ये हिस्सा यूरोप का है, और एशिया और अफ्रीका को जब जोड़ोगे दोनों को तो इसके इक्विवेलेंट रहेगा। ये किसने बोला? हेरोडोटस ने। ही डिवाइडेड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका इनटू 3 लैटिट्यूडनल जोन्स। ठीक है, इन्होंने जो अफ्रीका है, अफ्रीका मान लीजिए ये अफ्रीका है, ठीक है, बता रहे हैं बस समझाने के लिए, इसको 3 लैटिट्यूडनल जोन्स में डिवाइड किया हेरोडोटस ने। ही वॉज नॉट फेमिलियर विद फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, ये जो गैंगेटिक प्लेन है भारत का, उपजाऊ गैंगेटिक प्लेन है, तो इसके बारे में ये फेमिलियर नहीं थे, इसके बारे में इनको नॉलेज नहीं थी। सबसे इम्पोर्टेंट है जो कैस्पियन सी है उसको इनलैंड सी बताया हेरोडोटस ने। 3 पार्ट में डिवाइड किया वर्ल्ड लैंड मास को, 3 कॉन्टिनेंट में, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। ये इम्पोर्टेंट बातें ध्यान रखनी। किसके बारे में? हेरोडोटस के बारे में। प्लेटो की अगर बात करें तो प्लेटो की देखिए 2 बुक्स के नाम इसलिए याद रखने हैं क्योंकि बुक्स से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उनकी एक बुक रिपब्लिक और एक एपोलॉजी। ठीक है, दोनों बुक के नाम याद रखने हैं। रिपब्लिक बुक पूछा गया है। ठीक है, आगे हम मेट्रोलॉजी का बुक भी बताएंगे। ठीक है, वो उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। मेट्रोलॉजी का अरिस्टोटल ने लिखी है। ठीक है, तो दोनों बुक प्लेटो की रिपब्लिक और अपोलॉजी नाम याद रखना है। वर्क बेस्ड ऑन जियोसेंट्रिक मॉडल, इन्होंने किसको? जियोसेंट्रिक मॉडल को फॉलो किया। जियोसेंट्रिक में हमने बताया था कि अर्थ को इन्होंने सेंटर माना और अदर प्लैनेट्स अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सन भी क्या है? अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये जियोसेंट्रिक मॉडल था और इसको फॉलो किया किसने? प्लेटो ने। प्रोपोनेंट थे डिडक्टिव अप्रोच के। डिडक्टिव अप्रोच ये होती है कि आप पहले किसी जनरल चीज़ को पढ़ो देन फिर पर्टिकुलर की तरफ आओ, इसको बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, मान लीजिए आपने एक पेड़ के बारे में पढ़ा, पेड़ के बारे में पहले पेड़ के बारे में जाना कि ये पेड़ है, फिर बाद में जाकर आपने उसकी पत्तियों के बारे में जाना। ठीक है, पत्तियों के फल फूल ये सब जाना, तो ये जनरल से पर्टिकुलर की तरफ होगी, ये होती है डिडक्टिव अप्रोच। ही कॉल्ड बैरन लैंड एज स्केलेटन ऑफ सिक मैन। इन्होंने जो बंजर भूमि है, बैरन लैंड को, बंजर भूमि को कैसा बताया?
जैसे एक बीमार आदमी का ढांचा होता है, ठीक है, एक बीमार आदमी का ढांचा, स्केलेटन ऑफ सिक मैन, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि बैरन लैंड को स्केलेटन ऑफ सिक मैन किसने बोला? प्लेटो ने। प्लेटो कंसिडर्ड मैन एज एन एक्टिव एजेंट हु हैज द एबिलिटी टू चेंज द फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, मानव क्या है? एक एक्टिव एजेंट है जिसके पास ऐसी क्षमता होती है कि वो जो अर्थ का कोई भी फेस है या कोई भी चीज़ है उसको चेंज कर सकता है। तो ये प्लेटो ने बताया है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना है कि सोक्रेट्स यानी सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, ठीक है, सुकरात के शिष्य प्लेटो हुए। इनके फिर कौन हुए? अरिस्टोटल के सिकंदर यानी अलेक्जेंडर। तो ये चारों नाम याद रखना है। फिर आते प्लेटो के बाद अरिस्टोटल, ठीक है, ये फॉलोअर थे इंडक्टिव अप्रोच के। डिडक्टिव हमने बताया जनरल से पर्टिकुलर, और इंडक्टिव क्या होती है? पर्टिकुलर से जनरल की तरफ, ठीक है। कोई एक घटना हुई, ठीक है, कोई एक घटना घटी, घटते घटते जैसे सेब गिरा था, किसी एक जगह गिरा था, न्यूटन ने देखा, लेकिन बाद में वो ग्रेविटी क्या है? पहले एक जगह थी, एक जगह पर इसकी खोज हुई, फिर बढ़ते बढ़ते जनरल लेवल पर हो गई, ठीक है। सेब की जो एक्टिविटी थी किसी एक जगह पर हुई, फिर जो ग्रेविटी का फॉर्मूला था वो जनरल फॉर्मूला बन गया। तो ये इंडक्टिव अप्रोच के फॉलोअर थे अरिस्टोटल, शिष्य थे प्लेटो के। ही वॉज द फर्स्ट टू एडवोकेट द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। इन्होंने अर्थ को क्या है? स्फेरिकल शेप बताया कि अर्थ क्या है? सर्कुलर न होकर, डिस्क न होकर कैसी है? स्फेरिकल शेप में है। ये बताने वाले कौन थे? अरिस्टोटल थे। नाम याद रखना है। ही ऑल्सो एडेड फिफ्थ सब्सटेंस। अब देखिए हमने ऊपर अगर देखें ध्यान से, 4 सब्सटेंस किसने बताए थे? स्टार्टिंग में बताए थे अनेक्जिमेंडर ने। देखिए यहाँ ध्यान से देखना है, थेल्स, फिर आते हैं थेल्स के बाद अनेक्जिमेंडर। यहाँ पर हमने 4 एलिमेंट्स देखे थे ना, तो इन 4 एलिमेंट्स में एक और एलिमेंट ऐड किया किसने? अरिस्टोटल ने। अनेक्जिमेंडर ने कितने ऐड किए थे? 4, और फिर एक ऐड कर दिया अरिस्टोटल ने, फिफ्थ सब्सटेंस। क्या नाम है उसका? ईथर। क्या नाम है? ईथर। ईथर क्या है? मटेरियल फ्रॉम विच सेलेस्टियल बॉडीज वर मेड। ईथर एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे सेलेस्टियल बॉडीज बनी है एंड डिड नॉट अकर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर ये पाया नहीं जाता है, ठीक है। इसके बारे में अरिस्टोटल ने बताया। अरिस्टोटल की बुक का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। इनकी बुक मेट्रोलॉजिका है। मेट्रोलॉजिका। जिस एकेडमी में इन्होंने काम किया लाइसियम है। क्या है? लाइसियम। तो ये नाम भी याद रखने, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फैक्चुअल, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ कर जाते हो पूरा, फैक्ट्स नहीं पढ़ते तो दिक्कत वहीं आ जाती है। अरिस्टोटल की बुक मेट्रोलॉजी का, एकेडमी का नाम लाइसियम। अरिस्टोटल एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ। अरिस्टोटल ने कौन कौन से फिनोमिना एक्सप्लेन किए? एक्सपेंशन ऑफ लैंड इन द शैलो सी एंड फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा के बारे में बताया, एंड ऑल्सो ऑब्जर्व्ड फिनोमिना ऑफ टाइड्स। डेल्टा टाइड्स के बारे में बताने वाले कौन थे? अरिस्टोटल थे, ठीक है जी। अरिस्टोटल के बाद उनके शिष्य सिकंदर आते हैं, अलेक्जेंडर। ये शिष्य थे अरस्तु के, अरिस्टोटल के। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अरिस्टोटल, गो एंड सी, जाओ और देखो का सिद्धांत। जाओ और देखो, अगर आपको किसी चीज़ का अनुभव लेना है, ठीक है, आप वहाँ जाओ और देखो। ये पॉलिसी थी अरिस्टोटल की। इसको फॉलो किया किसने? सिकंदर ने, अलेक्जेंडर ने। तभी वो निकल पड़े थे दुनिया को जीतते हुए, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश्ड ग्रीक रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनका क्या ऑब्जेक्टिव था? उद्देश्य था, ठीक है। इनका उद्देश्य कोई पढ़ने पढ़ाने में ज़्यादा नहीं था। इनका क्या था? सिंपल, कि ग्रीक रूल दुनिया में चारों तरफ फैल जाए। सेकंड ऑब्जेक्टिव था डिटरमाइन द आउटर लिमिट ऑफ द वर्ल्ड, और ये
जो दुनिया का आखिरी छोर है उसे देखना चाहते थे। ठीक है। अलेक्जेंडर रीच्ड एल्ब्रज एंड कोस्ट ऑफ कैस्पियन सी। ठीक है, एल्ब्रज तक पहुंचे एंड जो कैस्पियन सी है उसकी कोस्ट तक। तो ग्रीक्स फॉर द फर्स्ट टाइम हैड अ व्यू ऑफ कैस्पियन सी। इम्पोर्टेंट है, अलेक्जेंडर के टाइम में पहली बार कैस्पियन सी को देखा गया, अदरवाइज इसके बारे में स्पेकुलेशंस थी। कोई बोलता था ओपन सी है, कोई बोलता था क्या है ये क्लोज्ड सी है। तो पहली बार क्लोज्ड किसने बताया? हेरोडोटस ने बताया था। फैक्ट सारे याद रखने हैं आपको। फिर आते हैं इरेटोस्थनीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इरेटोस्थनीज कार्टोग्राफर और जोग्राफर। ठीक है, कॉइंड द टर्म जोग्राफिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इन्होंने कॉइंड किया टर्म क्या? जियोग्राफिया। ठीक है, जियोग्राफिया। ठीक है, जियोग्राफिया ध्यान रखना है। फर्स्ट साइंटिफिक जोग्राफर who ascertained the length of equator with remarkable precision। अब देखिए, पहले साइंटिफिक जोग्राफर है जिन्होंने इक्वेटर की लेंथ को बताने की कोशिश की। ठीक है, बताने की कोशिश की। ही रिगार्डेड द अर्थ एज अ स्फीयर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इन्होंने भी जियोसेंट्रिक मॉडल को ही फॉलो किया कि अर्थ स्फेरिकल है और यूनिवर्स के सेंटर में, केंद्र में है। ठीक है, ये किसने बोला? इरेटोस्थनीज ने। ही ट्राइड टू मेजर द सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की सरकमफ्रेंस है उसे मापने की कोशिश की इरेटोस्थनीज ने। ही मेजर्ड द लेंथ ऑफ इक्वेटर विद द हेल्प ऑफ निमोन। निमोन इंस्ट्रूमेंट बताया था। निमोन अनेक्जिमेंडर, नाम भी याद रखना है कि किसने इसकी खोज की, अनेक्जिमेंडर। ठीक है, अनेक्जिमेंडर ने निमोन की खोज की। तो जो अर्थ लेंथ है इक्वेटर की, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो इसको मापने की कोशिश इरेटोस्थनीज ने की। किसकी हेल्प से? निमोन की हेल्प से। इनको फाउंडर ऑफ जियोडेसी भी बोला जाता है, इरेटोस्थनीज को फाउंडर ऑफ जियोडेसी। He also attempted to determine the distance of sun and moon from the earth। अब देखिए, अर्थ से सन की दूरी कितनी है, सन की दूरी कितनी है वो मापने की कोशिश की। मून की दूरी कितनी है वो मापने की कोशिश की इरेटोस्थनीज ने। ठीक है जी। ही ट्राई टू डिटरमाइन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में किसने बताया? ये भी इरेटोस्थनीज ने बताया। एक्यूमीन और नॉन एक्यूमीन का कॉन्सेप्ट ये इरेटोस्थनीज ने दिया। एक्यूमीन का मतलब है हैबिटेबल अर्थ। ठीक है, हैबिटेबल। और नॉन एक्यूमीन इनहैबिटेबल, नॉन एक्यूमीन। ठीक है, ये थोड़ा सही कर लेना। एक्यूमीन, डिस्क्राइब एक्यूमीन द इनहैबिटेड अर्थ। ठीक है, यहाँ पर ये हैबिटेड अर्थ आना चाहिए। एक बार बाकी चेक कर कर इसको बता देंगे, ध्यान रखना। वैसे एक्यूमीन का मतलब वही है जहाँ पर लोग रह सकें, और नॉन एक्यूमीन जहाँ पर लोग नहीं रह सके, जैसे आर्कटिक वाला क्षेत्र हुआ, अंटार्कटिका वाला क्षेत्र हुआ, ये नॉन एक्यूमीन में आता है। 5 क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में इरेटोस्थनीज ने बताया। ठीक है जी, ध्यान रखना। फिर आते हैं हिपार्कस। हिपार्कस का टाइम पीरियड याद रखना, 190 बीसी से 120 बीसी। हिपार्कस एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, जियोग्राफर। ठीक है, ये थे। कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन्हें ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडर भी बोला जाता है हिपार्कस को। ही इज मोस्ट फेमस फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ इक्विनॉक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें किसके लिए जाना जाता है? इक्विनॉक्सिस के लिए। ठीक है, इनकी जो फेमस डिस्कवरी थी वो इक्विनॉक्सिस थी। अब इक्विनॉक्सिस क्या होता है? विषुव, हिंदी में क्या बोलते हैं? विषुव। जब सन रेज 0 डिग्री पर अर्थ के इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं, साल में 2 बार पड़ती हैं, तो उसको इक्विनॉक्स बोला जाता है। ठीक है जी, ध्यान रखना। ही सर्कुलेटेड द लेंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, इन्होंने
सर्कुलेटेड नहीं, कैलकुलेटेड, सॉरी, ही कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ द ईयर, इन्होंने ईयर की जो टाइम पीरियड है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश की। ही कंपाइल्ड द फर्स्ट नॉन स्टार कैटलॉग, स्टार कैटलॉग के बारे में भी किसने, हिपार्कस ने ही बताया। हिपार्कस के बारे में ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री के फाउंडर बोला जाता है। इक्विनॉक्स की डिस्कवरी, जो ईयर की लेंथ है मीन्स कितना दिनों का होगा, ये कैलकुलेट करने की कोशिश हिपार्कस ने की। स्टार कैटलॉग के बारे में बताया। ही मार्क डेवलप्ड इन साइंटिफिक कार्टोग्राफी में इनका योगदान है। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड करने वाले हिपार्कस ही थे। एक इंस्ट्रूमेंट इन्होंने भी इन्वेंट किया। अब देखिए जो निमोन है, निमोन इंस्ट्रूमेंट अनेक्सिमेंडर ने, एंड एस्ट्रोलेब इंस्ट्रूमेंट हिपार्कस ने। एस्ट्रोलेब इंस्ट्रूमेंट किसने, हिपार्कस ने इन्वेंट किया। द क्रेडिट फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ 3D स्फीयर इनटू अ 2D प्लेन ऑल्सो गोज टू हिम। ये भी हिपार्कस को इसका देन जाती है कि 3D स्फीयर को 2D प्लेन पर कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी हिपार्कस ने ही बताया। ऑर्थोग्राफिक और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन इनके द्वारा ही डिज़ाइन किए गए। जब हम मैप प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे वहाँ पर आपको ऑर्थोग्राफिक और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में बताएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये था हिपार्कस के बारे में। पोसिडोनियस की बात करें तो ग्रीक हिस्टोरियन, पॉलिटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, जियोग्राफर और टीचर। तो ये कौन है? पोसिडोनियस है। सीरिया के रहने वाले थे। अर्थ की सरकमफ्रेंस कम बताई एज कम्पेयर टू इराटोस्थनीज। ठीक है, इराटोस्थनीज ने जितनी सरकमफ्रेंस बताई थी इन्होंने उससे कम बताई। किसने? पोसिडोनियस ने। पोसिडोनियस रिफ्यूज टू फॉलो अरिस्टोटल इन बिलीविंग दैट द इक्वेटोरियल पार्ट ऑफ द टोरिड जोन वॉज अनहेबिटेबल बिकॉज ऑफ हीट। अब देखिए अरिस्टोटल ने क्या बोला था कि जो इक्वेटोरियल पार्ट है वहाँ पर लोग रह नहीं सकते क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन पोसिडोनियस ने ऐसा मानने से इनकार किया। ठीक है जी। पोसिडोनियस की बुक द ओशियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। द ओशियन बुक किसने लिखी? पोसिडोनियस ने। एंड पोसिडोनियस investigated the cause of tides at Gades and measured the depth of sea at Sardinia। तो ये जो टाइड के कारण है और सी की डेप्थ है इसको मापने की कोशिश की पोसिडोनियस ने। ठीक है जी। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ हमारे ग्रीक ज्योग्राफर कवर होते हैं। अब ग्रीक ज्योग्राफर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए जो ग्रीक ज्योग्राफर रहे हैं इनका कंट्रीब्यूशन मैथ्स में भी रहा है, इसके साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी में भी रहा है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, इन सारे फील्ड्स में ग्रीक ज्योग्राफर्स का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। और क्या बताया ग्रीक ज्योग्राफर्स ने? देखिए सर्कुलर बताया था किसने? होमर ने। फिर तस्तरीनुमा थेल्स ने। फिर आते आते अर्थ को कैसा बताने लगे? स्फेरिकल। अर्थ कैसी? स्फेरिकल। ये प्रूव किसने किया? ग्रीक ज्योग्राफर्स ने ही किया। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मैनी प्लेसेस वर कैलकुलेटेड एंड द प्रैक्टिस ऑफ प्लॉटिंग वर्ल्ड ऑन अ ग्रिड वॉज इनिशिएटेड। ये भी स्टार्ट किसने किया? ग्रीक ज्योग्राफर्स ने। जो अर्थ है, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात किसने की? ग्रीक ज्योग्राफर्स ने ही। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रिड बनाया, ये किसने बनाया? ये भी ग्रीक ज्योग्राफर्स ने ही बनाया था। ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पोन्टिकस, इनका क्या योगदान रहा है? पोन्टिकस ने क्या बताया कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। ये बात बोली किसने? पोन्टिकस ने। आर्किमिडीज ने क्या बोला? जो सी है, सी का सरफेस कैसा है? कॉनकेव है। सी का सरफेस कैसा है भैया? कॉनकेव है। इस तरह से ये सी का सरफेस कॉनकेव है। तभी जब समुद्र में शिप चलते हैं, अब शिप देखिए यहाँ आते हुए दिखाई दे जाता है,
यहाँ से आता है, ऐसा लगता है ऊपर उठा है। तो ये प्रूफ किसने किया? आर्किमीड्स ने किया, आर्किमीड्स। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जो सी है उसका सरफेस कॉन्वेक्स है। आर्काइट्स ने क्या बोला? आर्काइट्स मेजर्ड द टोटल लेंथ ऑफ द लैंड एंड सी, इन्होंने मेजर की टोटल लेंथ लैंड की और सी की। अगथ आर्काइड्स नाम याद रखना है, इन्होंने डिस्क्राइब द ऑक्यूरेंस ऑफ गोल्ड और इन द इथोपियन गोल्ड माइन, इन्होंने गोल्ड माइन की बात की, इथोपियन गोल्ड माइन की। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखने हैं, पोंटिकस, आर्किमीड्स, इनसे रिलेटेड। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं हम रोमन जोग्राफर्स की तरफ। रोमन में जैसा कि हमने बताया 4 इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैबो, टोलमी, पंपोनियस मेला और प्लिनी द एल्डर। ठीक है, क्या क्या? स्ट्रैबो, टोलमी, पंपोनियस मेला एंड प्लिनी द एल्डर। एक एक कर कर पढ़ते हैं। अब देखिए रोमन कैसे आए सत्ता में। अब जो ग्रीक्स थे, ग्रीक्स के बाद पॉलिटिकल पावर क्या है, चेंज हो गई थी। पहले किसके हाथ में थी सत्ता? ग्रीक्स के हाथ में। अब धीरे धीरे क्या है, अब किन के हाथ में आ गई? रोमन्स के हाथ में आ गई। पॉलिटिकल पावर पास्ड इनटू द हैंड ऑफ रोमन्स। अब किसके हाथ में आ गई? रोमन्स के। रोमन्स के हाथ में क्यों आई? ग्रीक्स क्यों फेल हुए यहाँ पर? क्योंकि रोमन्स की आर्मी क्या थी? एडवांस थी। एडवांस आर्मी मेड एडवांसेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, आर्मी ठीक ठाक थी, एडवांस आर्मी थी, इस वजह से सत्ता रोमन्स के हाथ में आई। इन्होंने कब्जा लिया था सेंट्रल यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन, एशिया माइनर, इस वाले क्षेत्र में किसका अधिकार हो गया था? रोमन्स का ही हो गया था। तो एक एक कर कर देखते हैं। पहले देखते हैं स्ट्रैबो। स्ट्रैबो का टाइम पीरियड ध्यान रखना है, 64 BC से लेकर 24 AD तक। 64 BC से 24 AD तक स्ट्रैबो नाम ध्यान रखना है। इनको रीजनल ज्योग्राफी का फादर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी किनको बोला जाता है? स्ट्रैबो को। फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी स्ट्रैबो को बोला जाता है। स्ट्रैबो ने क्या किया? डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू नेचुरल एंड नॉट इनटू पॉलिटिकल बाउंड्री। इन्होंने जो वर्ल्ड का डिवीजन है वो नेचुरल बेसिस पर किया, ना कि पॉलिटिकल बेसिस पर। इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया, माउंटेन है तो इधर एक कंट्री है, इधर एक कंट्री है। कोई रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, रिवर फ्लो कर रही है उसके इधर, तो इन्होंने पॉलिटिकल बाउंड्रीज से ना डिवाइड कर कर नेचुरल बाउंड्रीज से डिवाइड किया। किसने? स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो वॉज द फर्स्ट टू डिक्लेयर ज्योग्राफी एज अ कोरोलॉजिकल साइंस। अब देखिए रीजनल ज्योग्राफी के फादर स्ट्रैबो, तो यहाँ पर कोरोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड भी इन्होंने ज्योग्राफी को क्या बताया? कोरोलॉजिकल साइंस डिक्लेयर किया। ध्यान रखना है, ये कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आते हैं। स्ट्रैबो रोट एज मैनी एज 43 वॉल्यूम अंडर द टाइटल हिस्टोरिकल मेमोरी। ठीक है, इन्होंने क्या है 43 वॉल्यूम में अपनी हिस्टोरिकल मेमोरी लिखी, जिसमें से 17 वॉल्यूम ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। 17 वॉल्यूम ऑफ हिज ज्योग्राफिकल ट्रीटाइज। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ज्योग्राफी का पूछा जाए तो 17 वॉल्यूम में थी उनकी बुक और टोटल 43 वॉल्यूम में। ही सॉ अर्थ एज एन ओबलोंग शेप। इन्होंने अर्थ को ओबलोंग शेप में बताया। ठीक है, ओबलोंग शेप इस तरह से, जो कि बिल्कुल गलत था, फिर भी याद रखना है। पूछ लिया जाए कि अर्थ को ओबलोंग शेप में किसने बताया, तो ध्यान रखना है स्ट्रैबो महोदय ने। कैस्पियन सी को लेकर भी स्ट्रैबो गलत थे। कैस्पियन सी को इन्होंने क्या है अब देखिए हेरोडोटस ने ही कैस्पियन सी को क्या है इनलैंड सी बताया, जो कि बिल्कुल सत्य था। लेकिन स्ट्रैबो ने उसके बाद भी यहाँ पर गलती की, कैस्पियन सी को ओपन सी बताया, जो कि गलत थे। द एड्रिएटिक कोस्ट ऑफ इटली वॉज ऑल्सो टेरा इनकोग्निटा। जो एड्रिएटिक कोस्ट है इटली का, उसको टेरा इनकोग्निटा बोला। किसने? स्ट्रैबो ने। टेरा इनकोग्निटा का मतलब अननोन वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किसने बोला? स्ट्रैबो ने। ठीक है, स्ट्रैबो की जो ज्योग्राफी का है 17 वॉल्यूम में है, ये हमने अभी बताया था 17
वॉल्यूम में ज्योग्राफी का, ठीक है, ध्यान रखना है। ज्योग्राफी का स्ट्रैबो की 17 वॉल्यूम में, टोटल 43 वॉल्यूम थे, ये ध्यान रखना है। स्ट्रैबो के बाद आते हैं टॉलमी महोदय। टॉलमी 90 से 168 एडी इनका टाइम पीरियड रहा है। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट टॉलमी के द्वारा ही दिया गया। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? टॉलमी के द्वारा। इनकी बुक आल्मागेस्ट है। बुक आल्मागेस्ट, आल्मागेस्ट को द सिंटैक्सिस भी बोला जाता है। देखिए यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया था सीधा सीधा, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया था, बुक दे दी थी 4 कि इनमें से कौन टॉलमी की नहीं है। आल्मागेस्ट, सिंटैक्सिस, द ज्योग्राफी, द गाइड टू ज्योग्राफी, इस तरह से दे दिया था क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए, अदर नेम भी पता होना चाहिए। आल्मागेस्ट, द सिंटैक्सिस एक ही है, ठीक है, नाम दूसरा है बस। सेकंड बुक द ज्योग्राफी या द गाइड टू ज्योग्राफी, ये भी टॉलमी की है। आल्मागेस्ट टॉलमी की, सिंटैक्सिस नाम याद रखना, द ज्योग्राफी या द गाइड टू ज्योग्राफी टॉलमी, ठीक है। अदर वर्क्स टॉलमी के और क्या क्या हैं? द ऑप्टिक्स, द टेट्राबिब्लोस, ऑप्टिक्स, टेट्राबिब्लोस, ये भी टॉलमी के वर्क हैं। टॉलमी ने इंडियन ओशियन को क्लोज्ड सी बताया। इंडियन ओशियन को क्लोज्ड सी किसने बताया? टॉलमी ने। टॉलमी ही ऐसे थे जिन्होंने पहली बार गैंगेटिक गल्फ यानी कि बे ऑफ बंगाल को प्लॉट किया था। बे ऑफ बंगाल को प्लॉट किया किसने? टॉलमी ने, ठीक है। टॉलमी ऑल्सो मार्क्ड क्लाइमेटा, क्लाइमेटिक जोन्स भी इन्होंने मार्क किए थे अपने मैप पर। किसने? टॉलमी ने। ही शोड कैस्पियन सी एज एन इनलैंड सी, टॉलमी ने कैस्पियन सी को इनलैंड सी बताया, जो कि सत्य थे। स्ट्रैबो इस केस में गलत थे, ठीक है। स्ट्रैबो, टॉलमी, कुछ यहाँ पर दिक्कत आई हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। पंपोनियस मेला HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में गलत दे दिया था, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से दे दिया, 2 नाम दे दिए, अब दोनों ही रोमन ज्योग्राफर, फिर पूछा कि ग्रीक कौन नहीं है। अरे जब भैया 2 आपने रोमन ही दे दिए, पंपोनियस मेला, ये भी क्या है? रोमन ज्योग्राफर है। इनका वर्क का नाम याद रखना, डी सीटू ऑर्बिस या डी कोरोग्राफिका, ठीक है। डी कोरोग्राफिका किसका वर्क है? पंपोनियस मेला का। ही डिवाइडेड द अर्थ इनटू 5 जोन, इन्होंने अर्थ को 5 जोन में डिवाइड किया। तो ये पंपोनियस मेला के बारे में संबंधित है, नाम याद रखना, डी कोरोग्राफिका। पंपोनियस मेला के बाद प्लिनी द एल्डर, इन्होंने लिखी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया। किसने? प्लिनी द एल्डर ने। प्लिनी 2 थे, एक चाचा थे, ये चाचा वाले हैं द एल्डर, एंड एक प्लिनी द यंगर थे। प्लिनी द यंगर, प्लिनी द यंगर वो छोटे थे, भतीजे थे, और द प्लिनी द एल्डर ये चाचा थे, ठीक है। जो इटली में वोल्केनो है प्लिनी, तो इन्हीं के नाम पर है, वो ध्यान रखना है इतना, ठीक है। तो नेचुरलिस हिस्टोरिया 37 वॉल्यूम में ये लिखी किसने? प्लिनी द एल्डर ने। ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट एंथ्रोपोलॉजी के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ तक हमने अभी तक ग्रीक और रोमन ज्योग्राफर कंप्लीट किए हैं। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, अभी डार्क एज और देख लेते हैं, फिर क्लास को एंड अप करेंगे, ठीक है जी। तो डार्क एज की अगर बात करें, अब देखिए अभी तक हमने क्या क्या देखा? ग्रीक्स देखे, ठीक है। ग्रीक्स के बाद फिर रोमन्स आए, ग्रीक्स के बाद सत्ता रोमन्स की आत्माएं। अब धीरे धीरे सत्ता यहाँ पर चेंज हुई, एक तरह से यूरोप में टर्मोइल पीरियड आ गया, उथल पुथल होने लगी थी, उथल पुथल, ठीक है। यूरोप में उथल पथल होने लगी थी। तो यहाँ पर अब क्या होने लगा? अब टाइम पीरियड इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है। 300 AD से 1200 AD माना किसी एग्जाम में, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। 300 AD से 1200 AD डार्क एज। अब देखिए ध्यान रखना है, डार्क एज पीरियड ये यूरोप में है, ठीक है, ये यूरोप में है, ना कि अदर जगह। साथ के साथ पैरेलली अगर इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, यहाँ पर तो डेवलपमेंट चल रहा था, या इसके बाद फिर अरब ज्योग्राफर भी आए, तो इन क्षेत्रों में तो डेवलपमेंट चल रहा था। ज्योग्राफी
बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर यूरोप में डार्क एज पीरियड था। तो ध्यान रखना है, पीरियड ऑफ टर्मोइल इन यूरोप 300 एडी से 1200 एडी। डिक्लाइन हुआ साइंस में, लिटरेचर में, एक्सप्लोरेशन इन यूरोपियन एंड साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसा कि हमने बताया, जोग्राफिकल नॉलेज वॉज फ्लरिश्ड इन चाइना, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर डार्क एज है, लेकिन इन क्षेत्रों में फल फूल रहा है अच्छे से। ठीक है, जो नॉलेज है जोग्राफिकल नॉलेज वो फ्लोरिश हो रही थी, चाइना हो, इंडिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड नॉट अ सिंगल वर्क ऑफ ओरिजिनलिटी इन एनी फील्ड ऑफ द साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। अब डार्क एज के रीज़न क्या थे? मेन मुद्दा है कि भैया ऐसा क्या आन पड़ा था कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हो पा रहा था, ना साइंस में, ना लिटरेचर में, ना ही कोई एक्सप्लोरेशन हो रहा। सारी चीज़ें ऐसा लगा रुक गई। ठीक है, इसे अंध युग बोला जाता है यूरोप का। अब रीज़न क्या है? रीज़न है, एक तो पॉलिटिकल टर्मोइल था, कभी सत्ता किसी के हाथ में आ रही थी, जैसे अभी हमने देखा था, पहले सत्ता ग्रीक्स के हाथ में थी, फिर सत्ता रोमन्स के हाथ में आई। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या है, अब पावर चेंज हो गई थी, रिलीजन का डोमिनेंस हो गया था, धर्म का यहाँ पर डोमिनेंस हो गया था, रिलीजन डोमिनेटेड, चर्च की सुप्रीमेसी हो गई। जो चर्च के फादर हैं, पोप हैं, उन्होंने कुछ भी बोला लोग उसको सत्य मान लेते थे। जो चर्च के फादर थे या पोप थे, उन्होंने जो बोला, अगर उन्होंने बोला 2 + 2 = 9 होते हैं, तो भैया सब 9 ही 9 बोलने लगे थे। इस तरह से एक तरह से अंधविश्वास हो गया था। तभी यहाँ पर कोई डेवलपमेंट साइंस में नहीं हुआ, फिलॉसफी में नहीं हुआ। ठीक है जी, तो यहाँ पर रिलीजन का डोमिनेशन हो गया, चर्च की सुप्रीमेसी हो गई थी, सत्ता में चेंज आ गया था, पॉलिटिकल टर्मोइल था। ठीक है, लोगों ने यहाँ पर जो साइंटिफिक क्वेश्चन थे वो करने बंद कर दिए थे, पूछने बंद कर दिए थे। पीपल वर नॉट अलाउड बाय द चर्च। चर्च ने ऐसा कर दिया था लोगों को कि कोई भी सवाल ना पूछ सके। जो उन्होंने बोला 2 + 2 9, या कुछ भी बोला कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के ऐसी है, पृथ्वी गोल है। ठीक है, और पृथ्वी क्या है, किसी चीज़ पर टिकी हुई है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से, तो लोग इसको ही मान लेते थे, साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं पूछते थे। ठीक है, पृथ्वी की किसी वस्तु पर टिकी हुई है तो लोगों ने मान ही लिया। ठीक है, तो यहाँ पर टीओ मैप आया किस टाइम पीरियड में? डार्क एज में। टीओ मैप, इसको ऑर्बिस टेरारम या व्हील मैप बोलते हैं। ठीक है जी, ऑर्बिस टेरारम या व्हील मैप। अब ये एक बार ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ऊपर एशिया है, डार्क एज में जो मैप था ऊपर एशिया है, बीच में जेरूसलम है। अब जेरूसलम को लेकर ज्यूज का अपना मत है। ठीक है, क्रिश्चियन एंड इस्लामिक, इन लोगों के लिए, तीनों धर्म के लिए ये क्या है, पूजनीय जगह है जेरूसलम। ठीक है जी, ऊपर एशिया, लेफ्ट में यूरोप और राइट में अफ्रीका। ध्यान रखना है, ऊपर एशिया, लेफ्ट में यूरोप और राइट में अफ्रीका। यहाँ पर एजियन और ब्लैक सी, यहाँ पर रेड सी, एंड जो स्टेम है, तना है, एक तरह से टीओ मैप है ना, इस तरह से पूछा गया है DSSB में कि ये जो तना है ये क्या है, तो ये मेडिटेरेनियन सी है। सर्कुलर फिगर सराउंडेड बाय ओशियन। ध्यान रखना है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एजियन, ब्लैक सी, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। हमने आज क्या क्या पढ़ा? ग्रीक जोग्राफर्स कंप्लीट किए, स्टार्टिंग बताते हैं हमने क्या क्या किया है। तो हमने शुरुआत की थी इवोल्यूशन ऑफ जोग्राफिकल थॉट, फिर हमने यहाँ पर एक फ्रेमवर्क बताया कैसे कैसे पढ़ेंगे। एंशियंट पीरियड को हम 2 क्लास में ख़त्म करेंगे। आज हमने ग्रीक, रोमन और डार्क एज पीरियड देखा। कल हम देखेंगे एंशियंट इंडियन, अरब और डिस्कवरीज। फिर क्लासिकल पीरियड देखेंगे 1 क्लास में, मॉडर्न पीरियड 2 क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर डुअलिज्म, डायकोटोमी 1 क्लास में कर लेंगे, और क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन 1 क्लास में। इसके बाद मॉडर्न थीम्स, ये 1 या 2 क्लास भी लग सकती हैं। ठीक है, एंड फेमिनिस्ट ज्योग्राफी ये क्लास में ख़त्म कर देंगे। ठीक है,
तो 9-10 क्लास लगेंगी। फिर हमने आगे पढ़ाया आपको ग्रीक रोमन डार्क एज, पूरा ये क्रम से बताया बैकग्राउंड के साथ। ठीक है जी। ग्रीक्स में फिर हमने एक एक देखे, होमर, थिल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस, इराटोस्थनीज, प्लेटो, अरिस्टोटल, अलेक्जेंडर, हिपार्कस, पोसिडोनियस। तो एक एक पढ़े। फिर हमने रोमन पढ़े और बाद में हमने यहाँ पर डार्क एज देखा। किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।